नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जब कभी अशोक गहलोत विपक्ष में होते हैं, किस तरह से वो हाइपर एक्टिव मोड में चले जाते हैं, बात करूंगा उसके बारे में। बात करूंगा क्या फर्क है राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और दूसरे मंत्री के बीच, और बात करूंगा राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक के बारे में। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन है। अशोक गहलोत को पता है कि अपने आप को किस तरह से प्रासंगिक बनाए रखना है। अपने आप को जादूगर कहने वाला ये वो नेता है जो जानता है कि कब डाउन होना है और कब अपने तीखे तेवर दिखाने हैं। शायद यही एक कला है उनमें जो कई उनके प्रतिद्वंदी उनसे आज भी पूरी तरह से सीख नहीं पाए हैं। ये वही नरेश मीणा था जब राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी तो उसको कोरोना के नाम पर जेल में डाल दिया गया था, और वही नरेश मीणा जब अनशन पे चला गया तो अशोक गहलोत ने न केवल उनकी वजह से ट्वीट की पर उनकी सेहत को लेकर एक तरह से कंसर्न भी दिखाया। ये वही अशोक गहलोत हैं जो राहुल गांधी को लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट तो कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में। इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है इस ट्वीट में। इसमें लिखा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को लाइव टीवी पर भाजपा प्रवक्ता द्वारा जान से मारने की धमकी देना निंदनीय है। एक लोकतंत्र में ऐसी भाषा और इस सोच का कोई स्थान नहीं है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक भाजपा ने ऐसा बयान देने वाले प्रवक्ता पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद उन्होंने मेंशन किया है, श्री राहुल गांधी लगातार वोट चोरी, महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। और आगे उन्होंने लिखा है कि इन मुद्दों पर जो जनसमर्थन उनको मिला है उसकी वजह से भाजपा बौखलाई हुई है। देखिए, गांधी परिवार जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता था तब तो इन्होंने कन्नी काट ली, पर अब किसी ना किसी तरह से अपने आप को गांधी परिवार का हितैषी, राहुल गांधी का हितैषी, गांधी परिवार का वफादार, सोनिया गांधी का करीबी बताने में या दिखाने में कोई मौका चूकना नहीं देना चाहते हैं। वो एक समय ऐसा था जब गांधी परिवार चाहता था कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बने। जब 2022 में वो मौका आया था सितंबर के महीने में, तब तो उन्होंने किसी भी तरह से वो पूरी कवायद को सिरे तक पहुंचने नहीं दिया। पर अब किस तरह से गांधी परिवार के वो करीबी आ सकते हैं, अब जिस तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व के एक तरह से बेगाने से हो चुके हैं, तो वापस किस तरह से वफादार बन सकते हैं, या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि गुड बुक्स में वापस कैसे आ सकते हैं, उसमें अशोक गहलोत कोई कोर कसर नहीं छोड़ने देना चाहते। बिहार में इस समय सरगर्मियां तेज हैं, पर उनको उस तरह से वहां पर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा जिस तरह से सचिन पायलट को किया जा रहा है। और शायद एक ये बड़ी वजह है कि कोई ना कोई तरह से, भले ही वो उदयपुर जाकर, भले ही वो अहमदाबाद जाकर, या फिर मानसरोवर के साकेत अस्पताल में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से उसका हालचाल पूछने की वजह से पहुंचकर वीडियो जारी करने के जरिए हो, पर अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की ये कोशिशें अशोक गहलोत से फिलहाल किसी से छुपी नहीं है। 70s में है अपने वो, और शायद जिस तरह से समय आगे बढ़ता जाएगा वो जानते हैं कि कब तेवर बदलने हैं, कब पलटी खानी है, कब कांग्रेस में जो माहौल बन रहा है 2028 में क्या होगा कौन जानता है। तो किसी ना किसी तरह से अपने आप को हाशिए तक नहीं पहुंचने देना, दरकिनार नहीं होने देना, ये सारी जुगत जो है वो अशोक गहलोत भली भांति जानते हैं। एक समय ऐसा था जब पार्टी नहीं चाहती थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, और पार्टी से मेरा मतलब है यहां पर कि जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व था या फिर जो कोटरी थी गांधी परिवार के इर्द गिर्द, वो चाहते थे कि अशोक गहलोत इस पद पर काबिज हो। और मेरा यह मानना है कि अगर अशोक गहलोत उस पद पर काबिज होते तो एक
तेवर, एक कलेवर जो वो इसमें लेकर आते, वो पार्टी के लिए अच्छा होता। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचा सकता था। और अगर पार्टी 100 के आंकड़े के इतने करीब आ गई थी और जिस तरह से भाजपा को पिछली बार से 60 कम सीटों पर लाने पर एक तरह से मजबूर कर दिया था, तो अगर अशोक गहलोत उस समय केंद्रीय नेतृत्व में होते तो पार्टी काफी ज्यादा अच्छा कर सकती थी। हालांकि अब क्या करें, तब जब चिड़िया चुग गई खेत, और इस प्रकार की अशोक गहलोत की पूरी कवायद जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सरजमीन जो है वो बचाने की कोशिश लग रही है, अपनी जो राजनीतिक पैठ है उसको बचाने की कोशिश लग रही है। पार्टी से शायद इसका एक कलेक्टिव ग्रोथ या पार्टी के कलेक्टिव वेलफेयर या बेनिफिट की कोशिशें ये उतनी नजर नहीं आ रही हैं। और साफ है कि जिस तरह से वो सोचते थे कि उनका बेटा वैभव गहलोत सिरोही से चुनाव जीत जाएगा, वो हुआ नहीं, सांसद वो बन नहीं पाए। और उसके बाद अब जो पार्टी में परिस्थितियां पैदा हुई हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ तो अशोक गहलोत है जिसने कोई दूसरी पंक्ति का एक जो पौध कहते हैं या खेप जिसको बोलते हैं वो खड़ा करने में पार्टी में कोई अहम पहल या अहम भूमिका नहीं निभाई है। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है। मैं बार बार उनका नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि कम से कम उनको इस बात का श्रेय मैं देना चाहूंगा कि एक खेप खड़ी की है जिसमें रामनिवास गवड़िया, मुकेश भाकर, अनिल चोपड़ा, भले ही वो चुनाव हार गए हो, पर ये तमाम जो नेता हैं जो अगली खेप पार्टी जिसकी तरफ देख सकती है, वो नेता जो कि जमीनी स्तर पर जाकर अपने पीछे एक जनसमूह ला सकते हैं। और वो नेता जिनको सचिन पायलट केवल गुर्जरों तक सीमित नहीं रहे, ये वो नेता नहीं है सारे जो कि सिर्फ गुर्जर हों, इनमें कई मीना समाज के भी नेता आते हैं, कई ऐसे नेता भी आते हैं जो कि समाज के अलग अलग भागों से आते हैं। उनका सपोर्ट करके अगर सचिन पायलट ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उनको चुनाव जिताया, या फिर अगर चुनाव नहीं भी जितवाया पर उनको दिखाया कि उनकी पीछे की जो जगह है वो खाली नहीं है, उनमें सचिन पायलट खड़े हैं और अगर उनको कभी जरूरत पड़ जाए तो सचिन पायलट का उनका साथ है, ऐसे नेताओं में वो विश्वास दिलवाना, वो युवा नेता जो कि अपने 20s या अपने 30s या 40s में है, उन नेताओं को ये जब जरूरत थी तो वो इनके साथ में खड़े रहे। अशोक गहलोत की ये भारी कमी साफ तौर पर पार्टी को आज खल रही है। पार्टी में ऐसे नेताओं की खेप उन्होंने कोई खड़ी नहीं की है जिसमें आने वाले समय में वो कह सकें कि अगर नहीं खड़ा होता चुनाव में तो ये तमाम वो नेता हैं जो कि पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं और पार्टी में रहकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जबकि सचिन पायलट जिन्होंने लगभग 6-7 साल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना दायित्व निभाया और वो ये बात कहने में मेरे हिसाब से सक्षम साबित हो सकते हैं। देखिए, आज की तारीख में राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार में खामियां कई हैं, कई दिक्कतें हैं और उनको उजागर करने के लिए आपको अगर एक सशक्त विपक्ष नहीं मिलता है और ऐसे नेता नहीं मिलते हैं जो कि विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार से कड़े सवाल पूछ सकें, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत दिखा सकें, तो ऐसी नेताओं की कमी न केवल कांग्रेस को खलेगी पर प्रदेश की जनता को भी खलेगी। क्योंकि अगर उनके काम नहीं होंगे, अगर कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी नहीं जाएगी, अगर लोग मंत्रियों को जब अप्रोच करेंगे अपने कामों को लेकर तो उनको अगर हड़का दिया जाएगा या उनको काम ना होते हुए दिखेंगे तो उसका खामियाजा भाजपा भुगतेगी या नहीं वो समय बता सकता है, पर प्रदेश की जनता तो शायद जरूर भुगतेगी। और इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो। राजस्थान की सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, यूडीएच मंत्री हैं। यूडीएच मंत्रालय बड़ा मंत्रालय होता है। पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी देखिए, अगर यूडीएच मंत्रालय वो होता है जो कि कहा जाता है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं पे व्याप्त होने के अवसर पैदा हो सकते हैं तो वो यूडीएच मंत्रालय में काफी हो सकते हैं। और अगर उसका नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, अगर उसमें सुचारू रूप से काम नहीं होगा तो लोगों में नाराजगी हो सकती है। एक वीडियो सामने आया है जो कि पाली की सोजत शहर का है और ये उस व्यक्ति का वीडियो है जो कि न केवल बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है पर पार्षद का पति भी है। और जब उन्होंने यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को अप्रोच किया, नाराजगी जताई, कहा कि काम नहीं हो रहा, देखिए क्या कुछ व्यवहार हुआ। उनके सामने पुलिस ने किस तरह से उनको बाहर की तरफ खदेड़ा।
सीमा के बाद जाकर नगर सीमा के बाद जाकर किसी बात लेते हैं। अरे तो बात बिना सारे के सुन तो बे आपकी किसी भी साधारण सभा की मीटिंग में आपका कोई इंटरेस्ट है? लिख के देते हैं, लिख के दिया सर, ये भी भुगतान कर देते सर, लिख के थोड़े बात भुगतान कर देते हैं। मीटिंग में नहीं आते हो क्या? मीटिंग में आते हैं सर, मीटिंग में बोलते हैं सर, मीटिंग में बोलते हैं कार्रवाई में मुझे क्या किया आज तक? मेरा डीएलपी जो शिकायत की सर, क्या कार्रवाई की बता दीजिए मेरे को। तो फिर आप ज्यादा दोस्त कार्रवाई होती नहीं ना सर। अरे छोड़ दो मेरे भाई, आपके पिछले कितनी प्रधान सभा हुई है? सबसे पहले हुई कितनी साधारण सभाएं पिछले एक साल में हुई? आप जानते हो इनके द्वारा साधारण सभा में जितने विरोध दर्ज करवाए मंत्री जी कह रहे हैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। अब देखिए इनको किस तरह से बाहर की तरफ खदेड़ा जा रहा है। मंत्री की मौजूदगी में उनको बाहर की तरफ खदेड़ा गया है। क्या है कि अक्सर अगर जन सुनवाई होती है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और मंत्रियों का रवैया जो है वो सामने आ जाता है। ये देखिए किस तरह से इनको बाहर की तरफ धकेला गया है। आज तक के पाली के संवाददाता भूषण ने ये वीडियो भेजा है। 25 तारीख का वीडियो बताया गया है उनकी तरफ से और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इस कार्यकर्ता को बाहर की तरफ खदेड़ दिया गया है। ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और इस चिट्ठी में साफ तौर पर मंत्री को लेकर शिकायत लगाई गई है। इसमें लिखा है, मैं ये पत्र भारी मन से लिख रहा हूं। हम सब कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भाजपा परिवार के सदस्य हैं। आपके नेतृत्व में कोट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एंड कोट का सपना पूरा करने के लिए हमने अपने दिन रात सुख दुख और यहां तक कि परिवार से ऊपर संगठन को रखा है। लेकिन आज अपने ही प्रभारी मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा जी के दुर्व्यवहार से हम सब गहरी निराशा और आहत भावनाएं अनुभव कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब भी हम जनता की समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं तो समाधान की जगह हमें तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता है। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो कार्यकर्ताओं की आत्मा को चीर देते हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है, मान्यवर जनता की समस्याओं को सुनना और हल निकालना एक मंत्री का कर्तव्य है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। समस्याएं उठाने वाले जनप्रतिनिधि ही कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा जो लेटर है ये 29 सितंबर 2025 की तारीख है, यानी कि आज की तारीख है इसमें, और ये चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। गौतम तंवर जो कि भाजपा कार्यकर्ता एवं पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर लिखा हुआ है इसमें, और साफ तौर पर यह दिखाता है कि अगर मंत्री अहंकार से भर जाएं या फिर अपना काम ना करें तो किस तरह से जनता तो जनता कार्यकर्ताओं में भी निराशा और हताशा भर जाती है। एक तरफ ये मंत्री जी हैं जो कि मैंने आपको दिखाया, उनका वीडियो बताया कि किस तरह से एक भाजपा के कार्यकर्ता को ही जन सुनवाई के दौरान बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, खदेड़ दिया गया वहां से। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना है जो कि कृषि मंत्री हैं। एक तरह से पार्टी के अंदर उनकी शायद ज्यादा सुनी नहीं जाती है, पर अपने काम के प्रति जिस तरह से वो जगह जगह जाकर छापा मार रहे हैं, बीकानेर पहुंच गए, उससे पहले हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये तमाम जगह वो गए हुए थे, अजमेर भी गए थे, किशनगढ़, और जहां जहां वो जाकर छापा मारा है, उन्होंने जो भी बातें उन्होंने कही हैं, मैंने आज तक किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री समेत किसी अन्य मंत्री को उनको श्रेय देते हुए या शाबाशी देते हुए नहीं देखा। पर उसके बावजूद पिछले कुछ महीनों में कई बार राजस्थान के दूर दराज इलाकों में कई
बॉर्डर जिलों में जाकर छापामारी का काम कर चुके हैं, नेतृत्व कर चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं किस तरह से बीकानेर में ये पहुंचे और वहां पर ये उनके चित्र हैं। और इससे पहले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी पहुंचे थे। नकली सीड को लेकर, खाद को लेकर, फर्टिलाइजर्स को लेकर तमाम जगहों पर जहां जहां उन्होंने छापेमारी की है, कई जगहों पर एक्शन लेने की भी बात कही जा रही थी। पर यह दिखाता है कि एक ही सरकार में एक वो मंत्री है जो कि न केवल जब बीजेपी अभी जब सत्ता में है, पर उससे पहले जब विपक्ष में थी तब भी कई बार अपनी आवाज बुलंद कर चुके थे, पर कहीं ना कहीं उनको जिस तरह की वो बैकिंग चाह रहे थे वो मिल नहीं पाई है। शायद उस वजह से जिस तरह से वो अपना काम करना चाह रहे थे उस तरह से पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि इनको लेकर यह आरोप भी लगता है कि ये थोड़े से इनसिक्योर हैं, थोड़े से नहीं चाहते कि कोई और मीना समाज का नेता उस बेल्ट में उभरे जिस बेल्ट से वो आते हैं। नरेश मीना इनको लेकर कई प्रकार की बातें कह चुके हैं पहले भी, और साफ तौर पर हालांकि मेरा मानना है कि भाजपा के अभी जो मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनमें सबसे जुझारू मंत्रियों में से एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना है। इस उम्र में भी दूर दराज इलाकों में जाकर वहां पर इस प्रकार की कार्यवाही करना, पर उसके लिए कोई भी श्रेय नहीं मिलना, उसके बावजूद अपना काम जो है उसकी करने की कोशिश करते रहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब मैं बात करना चाहूंगा किस तरह से एनएसए में बुक्ड सोनम वांगचुक, एक एक्टिविस्ट, वो एक्टिविस्ट जो कि लद्दाख को लेकर, लेह लद्दाख को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। कई दिनों तक उन्होंने वहां पर फास्ट किया और मांग क्या कर रहे थे वो, एक तो फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा चाह रहे हैं लेह लद्दाख के लिए, चाह रहे हैं कि जॉब्स में रिजर्वेशन हो, चाह रहे हैं कि आर्टिकल 6 में इंक्लूजन हो लेह लद्दाख का। और जानकारी के मुताबिक ये इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं, आर्टिकल 6 में इंक्लूजन की जो बात है वो भाजपा ने चुनाव से पहले खुद वायदा किया था इस बारे में। और जो हिंसा हुई, हिंसा किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराई जा सकती, और जो कुछ भी वहां पर हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की मौत की बात सामने आई, वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होनी चाहिए। पर जहां तक मुझे जानकारी है वहां पर जब ये हिंसा की बात सामने आई तो सोनम वांगचुक ने इमीडिएटली अपना जो अनशन है उसको खत्म करने की बात कह दी। और सोनम वांगचुक जब ये हिंसा हुई उसके बाद से जो प्रकार की बातें उनको लेकर कही जाने लग गई कि इनका जो एनजीओ है उसको चाइना की फंडिंग मिल रही है, ये बातें पहले क्यों नहीं कही गई? क्या कोई साजिश हो रही थी सोनम वांगचुक के खिलाफ? उन मुद्दों का क्या जो सोनम वांगचुक उठा रहे थे, जो बातें वो खड़ी कर रहे थे, भले ही वो लद्दाख को फुल स्टेटहुड की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, ये तमाम जो बातें हैं वो मुद्दे क्या गौण हो जाते हैं? जब बीजेपी पहले से ही इन बातों को कह रही थी, कई बातों पर अपनी अगर वो सहमति जता चुकी थी, या स्टेटहुड के मामले में या फिर आर्टिकल 6 में इंक्लूजन के बारे में अगर वो अपनी सहमति जता चुकी थी, तो उन मुद्दों को क्यों एड्रेस नहीं किया जा रहा जिन मुद्दों को सोनम वांगचुक लेकर फास्ट पर गए थे? और गांधीयन वैल्यूज को वो काफी समय से फॉलो करते आए हैं, अपने आप को गांधीयन मानते हैं। उनके पिता भी देशभक्ति के कई काम कर चुके हैं। सोनम वांगचुक खुद आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन हुआ, जब उसको हटाया गया, तो उसके सपोर्ट में खड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी सरकार के स्टेप को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जब वायलेंस वहां पर सामने आया तो सोनम वांगचुक की इस तरह से पिक्चर सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर पेंट करने की कोशिश की गई कि ये तो चाइना से फंडिंग ले रहे थे। अगर उसमें कोई सच्चाई है भी तो उन मुद्दों को क्या जो कि सोनम वांगचुक ने उठाए हैं, और क्या इस देश में अगर कोई सही मुद्दे उठाता है, अगर वो मुद्दे सरकार को नहीं पचते हैं या फिर सरकार उनसे सहमत नहीं होती है, तो क्या ये सही तरीका है इस तरह से किसी को एनएसए में बुक करने का? और अगर उनके खिलाफ ये बातें पता थी तो ये
जो वहां पर हिंसा हुई उससे पहले क्यों नहीं सरकार के द्वारा इस बारे में कोई बात कही गई। सोनम वांगचुक को जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया है, उनको एनएसए के अंतर्गत बुक किया गया है। कितना और समय वो वहां पर बिता सकते हैं नहीं जानता, पर सरकार को क्या इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। क्या मेरा ये मानना है कि संवाद एक बड़ा माध्यम हो सकता है ज्यादातर समस्याओं का हल निकालने के लिए, पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर संवाद की कमी साफ तौर पर खली है, साफ तौर पर रही है। क्या सरकार अपने अहंकार, अपने दंभ में इस पूरे मुद्दे पर उस तरह से वार्ता नहीं करते हुए सामने आई जिस तरह से वो कर सकती थी, ये बड़े सवाल हैं। और इसको लेकर जयपुर से लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, कई जगहों पर विरोध हुआ है और मांग उठ रही थी कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं तो उनकी बेशक जांच होनी चाहिए, पर जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और अगर उनके गिरफ्तारी को लेकर सरकार को लगता है कि और वैसे भी अगर संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए तो वो संवेदनशीलता नजर भी आनी चाहिए। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।